So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. आज के इस लेक्चर में जिसका आप बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, हम आ गए हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के वो सारे क्वेश्चंस लेके जिनके आने की कहीं ना कहीं एग्जाम में चांसेस हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो इससे पहले मैं यानी कि कल मैं एक वीडियो लेके आया था जहां पे मैंने आपको बताए थे वो कौन से 12 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप वो नहीं देख के आए हो डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए तो काफी चीजें मेस्ड अप हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, मैंने उसमें प्रिपरेशन टिप्स भी दी है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें बताई हैं। तो वो ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को कहीं ना कहीं देखना स्टार्ट करें। आई वुड सजेस्ट दिस। सो लेट स्टार्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के वो 12 क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के पूरे 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 चांसेस हैं, और उसके बाहर कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो थ्योरी में कुछ भी जो है वो आपको दिखने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। और आई होप यू हैव कॉपी, यू हैव अ पेन एंड यू विल नोट थिंग्स डाउन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, कमेंट करें, वीडियो में जितना हो सके उतना कमेंट कर दें। कमेंट सेक्शन को एकदम स्पैम कर दो, प्लीज कमेंट। वही चीज है जो मोटिवेट करती है मेरे को टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू, trust me. And subscribe, share it with your close friend. Let's start let's start this lecture with a beautiful quote from Eleanor Roosevelt. We are afraid to care too much for fear that the other person does not care at all, by Eleanor Roosevelt. आई होप इसके पीछे की डीप मीनिंग आप समझ गए, और इसी तरीके के कोट्स, इसी तरीके की चीजें you will be able to see in my recent section that I've started, short section, so you can give your support and love to those shorts as well. Let's start. Okay, so the very first thing that we have to study here is क्या इनकम टैक्स का मतलब है। इट कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, बट जरूरी नहीं है पूछा जाए। बट ऑब्वियसली इफ यू आर स्टडिंग इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस प्लेलिस्ट, आपको पता होना चाहिए ना, टू सेट अप द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, और यू नो टू यूज इन डिफरेंट क्वेश्चन जो थ्योरी वाले आ सकते हैं समटाइम्स, टू स्ट्रेच द कंटेंट कि भाई व्हाट इज the meaning of income tax, or what is income tax, and you know what is the concept of income tax in India, which is very general. और आपको पता होना चाहिए, कल को आप जॉब करोगे आपको पता होना चाहिए क्यों आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, क्यों टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, कौन कौन टैक्स पे करता है। तो ये जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। So income tax is a type of tax that individuals or businesses pay to the government on the money they earn. So whatever the money they earn, जब आप जॉब करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, सो वो आपकी इनकम हुई। तो वो अगर पर्टिकुलर एक ब्रैकेट में आएगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आप उस ब्रैकेट में नहीं आ रहे हो स्टार्टिंग सैलरी में, देन यू विल नॉट हैव टू पे द टैक्स बेसिकली। सो इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स, नाम से ही सजेस्ट है, दैट द इंडिविजुअल्स और द बिजनेसेस पे। सो नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, हम और आप, companies, you know, वही लिखा है, businesses, they have to pay this tax to the government on the money that they earn, that is on their income. That's what the income tax is, on a very basic note. So this is governed again by the Income Tax Act 1961. Since you are studying Income Tax Act, आपको पता होना चाहिए कौन सा section है कौन सा नहीं, so that you can use or write it in your exam also. So it is governed by the Income Tax Act 1961. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, देखो इस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, ये बहुत ही आसान भाषा में सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है। इफ आई एम जस्ट गोना रीड देम ओनली, आप समझ जाओगे। इंस्टेंसेस यूज किए गए, एग्जांपल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो जहां मुझे लगेगा आई हैव टू एक्सप्लेन यू, आई एक्सप्लेन। जहां मुझे लगेगा आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू, यू आर स्मार्टर, कि मैं इस चीज में कि भाई मेरे को ना एक्सप्लेन करना पड़े, यू आर स्मार्ट इनफ कि आप खुद ही समझ लोगे, वहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई होप आई एम क्लियर। So now the question arises, who pays it? Who pays this tax? So मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि कल को हम जॉब करेंगे और हमारी सैलरी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में आएगी, then we have to pay the tax. We'll talk about that bracket maybe in this video. So salaried individuals
फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, कंपनीज, बिजनेसेस, जो भी उनका प्रॉफिट है, जो भी उनकी इनकम है, उस आधार पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज रियली सिंपल। और गवर्नमेंट इन पैसों का क्या करती है? सो दे यूज दिस मनी टू फंड पब्लिक सर्विसेज, लाइक गवर्नमेंट, आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स बनाना है, हेल्थ केयर है, डिफेंस है। सो दे यूज दिस मनी टू फंड पब्लिक सर्विसेज लाइक दीज। नाउ द टैक्स इज, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि द टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टोटल एनुअल इनकम। तो इट इज बेस्ड ऑन टोटल एनुअल इनकम। तो ये टैक्स जो है ये इवन कंप्यूट भी किया जाता है ऑन द टोटल एनुअल इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा टैक्स का परसेंटेज होगा। दैट्स व्हाट द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लुक्स लाइक। यही है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और आजकल तो टैक्स की बहुत बातें भी हो रही है, बहुत तरीके के मीम्स भी बन रहे हैं। तो हाइयर द इनकम, हाइयर विल बी द टैक्स। हर चीज में आज टैक्स है, हर चीज में आज जीएसटी है। यू ऑल नो दैट बेटर देन मी। नाउ सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, कुछ एग्जाम्पशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एटीसी इन्वेस्टमेंट्स हो गए। विल टॉक अबाउट दीज डिडक्शंस, जहां पर हम अपनी इनकम को कहीं ना कहीं बेसिकली हम अपने टैक्स के बर्डन को कम कर सकते हैं और कम टैक्स पे कर सकते हैं। सो सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस लाइक एटीसी इन्वेस्टमेंट्स कैन लोअर द टैक्सेबल इनकम। नाउ क्या क्या सोर्सेज हैं ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया? So income is divided based on that into five heads. It can be income from salary, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी ऑफ कोर्स वो इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी पर भी टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस है या प्रोफेशन है उस पर भी टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हुआ, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो उस पर टैक्स नहीं पे करना? नहीं, यू हैव टू, क्योंकि तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पर भी आपको टैक्स देना है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, उस पर भी आपको टैक्स देना है। So these are the sources of income tax in India, and based on that income is divided into five heads जो मैंने अभी आपको बताए। ग्रेट, आई होप कि आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हो जैसे जैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? और आई होप मैं चीजों में बहुत ही हड़बड़ाहट में नहीं चल रहा हूँ और धीरे धीरे चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ आई एम गोइंग फास्ट, आई एम रियली सॉरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। Previous year, as per Section 3 of the Income Tax Act, the year in which an individual or business earns income. ये वो साल है, प्रीवियस ईयर हम उस साल को कहते हैं जब इंडिविजुअल या कोई बिजनेस एक्चुअली में इनकम अर्न करता है, जब वो कमाता है, हम बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है? सो इट इज द 12 month पीरियड विच एंड्स ऑन 31st March ऑफ एवरी ईयर। एग्जाम्पल के लिए, लेट्स सपोज इफ यू हैव अर्नड मनी फ्रॉम योर जॉब बिटवीन April 1st 2024 एंड March 31st 2025। तो मान लो आपने पैसे कमाए हैं, आप जॉब करते हो और आपने जो भी अपनी मनी अर्न की है, दैट इज बिटवीन April 1st 2024 एंड March 31st 2025। सो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीवियस ईयर। ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट इट इज द ईयर इन विच एन इंडिविजुअल और बिजनेस अर्न्स इनकम। लेकिन असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर इज द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। तो जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की दैट इज योर प्रीवियस ईयर, बट उसके तुरंत फॉलोइंग ईयर जो है दैट इज गोइंग टू बी योर असेसमेंट ईयर। सो अगर प्रीवियस ईयर है April 1st 2024 से 31st March 2025, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? Assessment year will be April 1st 2025 to March 31st 2026. That is the year following the previous year, when your income is actually accessed and tax is calculated. So your tax is calculated on the previous year income that you have earned. Got it? The previous year, basically the year in which an individual or business earns income. Then assessment year, as per section 2 subsection 9 of Income Tax Act, is year following the previous year, when your income is accessed and tax is calculated. So ये कब start होती है? On the 1st April and ends on 31st March of the next year. I hope इस example से आपको चीजें clear हो जाएंगी, ठीक है? So previous year, like for example 2024 2025, so you earned income from 1st April 2024 to March 31st 2025. तो assessment year क्या होगा? 2025 2026।
क्या? द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। समझे बात को? प्रीवियस ईयर अगर है 2024 2025, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसके फॉलोइंग का ईयर, तो जो 2025 2026 हो गया। So you will file your income tax return in the assessment year. That is from April 1st, 2025 to March 31st, 2026 for the income which is earned in the previous year, 2024 to 2025. I hope कंफ्यूज नहीं हो आप और क्लियर हो, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन वॉच इट अगेन एंड आई एम श्योर व्हेन यू विल रीड इट अगेन एंड लिसन टू मी अगेन इन दिस सेक्शन, मे बी रिपीट करो मेरे को, मतलब 2-3 मिनट पीछे जाओ और फिर से वो वाला पार्ट देखो, यू विल गुड टू गो, आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या होता है? सो एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि a person is an any individual or entity that can earn income and is recognized under the income tax act for tax purpose। basically इतना ध्यान रखो, जो टैक्स पे कर सकता है is going to be your person। कोई भी इंडिविजुअल है, नॉट जस्ट पर्सन, नॉट जस्ट एनी इंडिविजुअल बट a company also। So if any entity or any individual who is subject to pay taxes is going to be your person। that is what a person is। ठीक है, तो वही लिखा है। तो जो इनकम अर्न कर रहा है, कर सकता है, एंड इज recognized under the income tax for tax purpose is going to be your person। सो पर्सन में इंडिविजुअल आ सकता है, यानी कि सिंगल पर्सन जो सैलरीड एम्प्लॉइज होंगे, फ्रीलांसर्स होंगे। एचयूएफ हो सकती है इसमें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली इट्स अ फैमिली विद शेयर्ड इनकम अंडर द हिंदू लॉ। इसमें कंपनी हो सकती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन, इसमें पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है, जॉइंट वेंचर्स जिन्हें हम कहते हैं। लोकल अथॉरिटी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल गवर्नमेंट बॉडी, या आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन हो सकता है, दैट इज एंटिटीज लाइक ट्रस्ट और टेम्पर्स, बट दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सो ये सारे लोग पर्सन में इंक्लूडेड है। बेसिकली एनी इंडिविजुअल और एंटिटी दैट कैन अर्न इनकम एंड इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें क्लैरिटी भी लग रही है, सो दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? चीजें अगर कैजुअल है देन इट्स अ कैजुअल इनकम। ठीक है, सो कैजुअल इनकम का मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि रेगुलर इनकम आ रही है, ये कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, ये रेगुलर है या मे बी सीजनल है। लेट्स सपोज नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसा कुछ आप कर रहे हो, कुछ आपने बिजनेस किया, अरे भाई नवंबर दिसंबर और जनवरी ही चल रहा है, देन दैट इज योर कैजुअल इनकम। तो casual income refers to income which is earned without regularity. So it is not something which is regular in nature, or not with the intention of like it's going to be continuous. So casual income refers to income earned without regularity or the intention of making it a continuous source of income. So it is typically earned from one time or irregular activities. So it is typically earned maybe एक बार ही आपको मिली, तो देन दैट इज गोइंग टू बी योर कैजुअल इनकम। कि साल में कुछ आपने ऐसा किया कि भाई आपको इनकम हो गई, देन दैट इज गोइंग टू बी योर कैजुअल इनकम। ठीक है, या इरेगुलर एक्टिविटीज जो आप साइड में कर रहे हो, कुछ ये साइड में बिजनेस कर रहे हो, आउट ऑफ हॉबी कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, देन दैट्स गोना बी योर कैजुअल इनकम। क्या क्या हो सकता है इंक्लूडेड कैजुअल इनकम में? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो लॉटरी विनिंग्स हो सकती हैं एज पर सेक्शन 115B। लॉटरी विनिंग्स दैट इज लॉटरीज जो लोग जीतते हैं, या बैटिंग जो करते हैं, गैम्बलिंग जो करते हैं। ठीक है, तो गैम्बलिंग और बैटिंग अर्निंग्स हो सकती हैं एज पर सेक्शन 115B BB, सॉरी, like gambling, horse racing, गेम शोज और कॉम्पिटिटर्स एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A। सो विनिंग्स जो भी होती है फ्रॉम गेम शोज, कॉम्पिटिशंस, कॉन्टेस्ट। ठीक है, देन अवार्ड्स एंड प्राइजेस, एनी इरेगुलर इनकम लाइक अवार्ड्स और गिफ्ट्स रिसीव फॉर अचीवमेंट, अगेन वो सारा आपके कैजुअल इनकम में आता है। सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है कैजुअल इनकम के केस में, यू कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन। कि आप अपने बर्डन को कम करना चाहो, अगर कि इन इनकम के लिए अगर आप डिडक्शन अप्लाई करना चाहो, यू कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शंस लाइक सेक्शन 80C, especially in casual income case। So it is taxed without any exemptions or deductions। कोई भी इनमें exemptions और deductions आप नहीं कर सकते। Now let's talk about two important topics, tax avoidance and tax
प्लानिंग, और जो कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे? सबसे पहले रिमेंबर दिस, टैक्स अवॉइडेंस इज़ द लीगल एक्ट ऑफ यूजिंग लूपहोल्स इन टैक्स लॉज़ टू रिड्यूस और अवॉइड पेइंग टैक्सेस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है, नाम से क्लियर है, आप कोशिश कर रहे हो कि आप टैक्स को अवॉइड कर सको। अवॉइड तो आप 100% नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट आप अपने टैक्स के बर्डन को कम कर सकते हो, और ऐसा आप यहाँ पे करते हो यूजिंग सम लूप होल्स उन्हीं लॉज में जो टैक्स की हैं। तो टैक्स में ही कुछ लूप होल्स आप ढूंढने की कोशिश करते हो, ताकि आप अपने ये लीगल एक्ट कि आपको टैक्स पे करना है, उसके बर्डन को कहीं ना कहीं कम कर सको और कम टैक्स पे कर सको। दैट इज व्हाट टैक्स अवॉइडेंस। बट कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर फॉलोइंग द लॉ हियर, आप लॉ के अंडर में ही काम कर रहे हो, बट अगेन आप स्ट्रेटजीज ऐसी इस्तेमाल कर सकते हो दैट गो अगेंस्ट द इंटेंशंस ऑफ द लॉ, बट अगेन ये लॉ के अंदर ही आप काम कर रहे हो, है ये लीगली। Though legal, it's seen as a way of bending the law. You try to bend the law, and आप उसके लिए कई बार जो है एडवोकेट्स भी हायर करते हो कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो कि भाई हाउ टू mold my income in such a way, or how to use any loophole in this tax system or tax laws कि मैं अपनी टैक्स को कम कर सकूं, रिड्यूस कर सकूं टैक्स बर्डन को। सो टैक्स अवॉइडेंस जो है इट्स अ लीगल एक्ट, ये ध्यान रखना, एंड यू ट्राई टू यूज लूप होल्स इन टैक्स लॉस टू रिड्यूस और अवॉइड पेइंग टैक्सेस, बट it often involves the strategies that go against the intention of the law. So तो I think I'm speaking बहुत ज़्यादा तेज। तेज का मतलब बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं हो रहा हूँ मैं, चलो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। So though legal, it's seen as a way of bending the law to reduce taxes in a way that wasn't intended by the government. So shifting income to a lower tax jurisdiction or creating artificial losses to offset gain. तो यहाँ पर एक तरीके आपको बताए गए क्या होता है यहाँ पर टैक्स अवॉइडेंस जब करते हैं। तो आप अपनी इनकम को शिफ्ट कर सकते हो टू अ लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन। आई एम रियली सॉरी, जबान फिसल गई ज्यूरिडिक्शन बोलने में, ठीक है। So you can shift your income to a lower tax jurisdiction or creating artificial losses. So you can create artificial losses also to offset the gains. Okay, that's what you can do. Another is tax planning. Tax planning is actually the process of organizing your finance. So here you'll try to organize जितने भी आपकी finances हैं to take the full advantage of top tax law, but you're trying to do it by, by obeying the law only. So you are trying to do it in a legitimate way to reduce your tax liability. So it's a proactive and within the legal framework. Unlike tax avoidance, जहाँ पर आप strategies का ऐसा इस्तेमाल करते हो that go against the intention of the law. But here you are not doing that. You're doing it in a legitimate way to reduce your tax liability. So it's a proactive and within the legal framework. So it's legal. It's completely legal and ethical way to reduce tax liability, fully complying with the law. Examples के लिए, like you can invest in tax saving instruments like PPF, which is Public Provident Fund, or National Saving Certificate, that is NSC. So you can claim deductions under Section 80C and you can reduce your taxable income. So that's what you can do in tax planning. I hope tax avoidance और tax planning किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से आपको क्लियर हो गया होगा। इंटेंशन की बात कहीं ना कहीं आती है। देन एक तीसरा टर्म भी है दैट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन तो भाई बिल्कुल ही इलीगल हो जाता है। तो इसमें आप पूरी तरीके से एक इलीगल एक्ट करते हो और अपनी टैक्सेबल इनकम को कहीं ना कहीं बहुत कम में भी दिखाने की कोशिश करते हो, और पूरी कोशिश करते हो कि भाई उस इलीगल एक्ट के थ्रू आप कहीं ना कहीं टैक्स ना पे करो। सो इट इज अ इलीगल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली अवॉइडिंग पेइंग टैक्सेस बाय by underreporting income. So maybe you can do that by underreporting income कि आप अपनी इनकम को दिखा ही नहीं रहे, जितनी है उतनी दिखा ही नहीं रहे या कुछ अलग ही दिखा रहे हो। आपने इलीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, इन्फ्लेट कर रहे हो एक्सपेंसेस को, यू आर हाइडिंग मनी टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। सो दैट इज कंप्लीटली इलीगल, और आप ऐसा कर रहे हो ताकि आप अपनी कहीं ना कहीं टैक्सेस जो है वो कम से कम पे कर सको। So unlike tax avoidance, which is legal, or tax planning, which is completely legal, and you're planning for your finances basically in tax planning, here in this case, tax evasion, it is illegal and also punishable by law. So remember this. Punishments क्या है वो भी मैं आपको बता दूं. Fines. So a person found guilty,
they can be fined a certain amount, and even in some cases, in extreme cases, imprisonment भी हो सकती है. It ranges from 3 months to 7 years, depending upon क्या severity है evasion की. So I hope this is clear to you. और आप ऐसा कभी नहीं करोगे. Great. एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हैं. सो एग्रीकल्चरल इनकम सबसे पहले ध्यान रखना, इट इज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एग्रीकल्चरल इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है? जो भी इनकम अर्न होती है इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर allied activities related to it, then it's going to be your agricultural income. Like for example, you're growing crops, okay, you're doing livestock, you know, and from other agricultural products, maybe कुछ fruits हो रहे हैं आपके खेत में या different चीजें हो रही हैं. So whatever income you earn from agricultural activity is going to be your agricultural income. So agricultural income includes income from growing crops or fruits, earning from raising animals, cattle farming जिसे हम कहते हैं, income from agricultural products, etc. ये सारी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है. ठीक है, जनरली आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं. जनरली एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. तो जनरली क्या है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है इसको एग्जेम्प्ट कर रखा गया है, फ्री कर रखा है कि भाई आपको, अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या समथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तब आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको टैक्स फ्री कह दिया गया इनकम टैक्स एक्ट में. मतलब कि इट इज नॉट टैक्स डायरेक्टली, बट व्हाट इफ कि आप एग्रीकल्चर, आपकी इनकम ऐसी है, आपकी टोटल इनकम ऐसी है कि जिसमें कुछ पार्ट आपका एग्रीकल्चरल इनकम का है बट कुछ पार्ट ऐसा भी है जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का है, देन व्हाट वुड बी द केस? देन उस केस में आप क्या करोगे? सो वही यहां पर लिखा है कि हाउ एवर इफ द टैक्स पेयर हैज बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, then agricultural income can impact the calculation of tax on non-agricultural income. So let's talk about steps to calculate tax here, which can be asked in your exam. So सबसे पहला तरीका है, these are the step. Number one step is that you have to calculate the total tax. और total tax कैसे निकालोगे आप? Considering कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल टैक्स फर्स्ट, दैट इज बोथ योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. दूसरा स्टेप, टैक्स इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, विच इज क्वाइट ऑब्वियस ऑल्सो. अब टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा पहले किस पे? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे, यूजिंग द रेगुलर टैक्स स्लैब जो भी है. ठीक है, जिसमें भी आपकी इनकम आती है उस स्लैब के अकॉर्डिंगली यू विल बी the tax will be calculated. Third, agricultural income is considered while calculating tax on non-agricultural income. Important thing है कि at the time when tax is calculated, so agricultural income को भी consider किया जाता है, यानी कि non agricultural income के लिए tax को calculate करने के लिए वहां पर एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा टू determine the applicable tax slab. That is, if your total income including the agricultural income is higher than the tax free threshold, in that particular case the agricultural income may push you into a higher tax bracket for your non agricultural income. So that's how we calculate tax in case of agricultural income, or in a particular case where an individual earn both agricultural and non agricultural income. तो उस केस में if your total income ये ज्यादा होती है, then whatever the tax free threshold is, वहां पर एग्रीकल्चरल इनकम आपके हायर टैक्स ब्रैकेट में कहीं ना कहीं पुश हो जाएगी. द एग्रीकल्चरल इनकम में पुश बेसिकली आपको वो पुश करेगी इनटू अ हायर टैक्स ब्रैकेट for the non-agricultural income. So that's what the case is. That's what the scenario is in agricultural income or its tax calculation. Okay, let's move आगे और बात करते हैं एक टॉपिक का जो लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, and that is deductions. But it's not that boring. We'll try to understand इसमें different section. But before that, I hope आपको ये पता है कि deductions क्या होते हैं. नहीं पता तो let's talk about first कि deduction क्या है.
सो डिडक्शंस आर स्पेसिफिक अमाउंट्स दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर टोटल इनकम टू रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम। डिडक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, जो भी आप कमा रहे हो, टोटल इनकम जो भी आपकी है, उसमें से डिडक्शंस जो है, ये वो स्पेसिफिक अमाउंट है जो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि आप अपनी ओवरऑल जो टैक्सेबल इनकम है वो कम कर सको, जिससे कि आपको कम टैक्स पे करना पड़े, वही है। ठीक है, तो डिडक्शंस क्या है? डिडक्ट करना एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर टोटल इनकम, so that you can reduce the taxable income or reduce the amount of tax you need to pay. Great. So इसमें हमें डिफरेंट सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है? सारे सेक्शन जितने भी पूछे जा चुके हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, सेक्शन के लिए मैंने आपको एक टिप भी दी थी, ठीक है? कि जितने भी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, इनको आप जब ये पढ़ लेना पूरा तो एक जगह नोट कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला है सेक्शन 80G। मेरे साथ बोलो, सेक्शन 80G। दिस इज डिडक्शन फॉर डोनेशन। सेक्शन 80G किसके लिए है? डिडक्शन फॉर डोनेशन। आपको ये चीजें ऐसे याद नहीं होंगी, पता है, आप इनको लिख के ही याद कर सकते हो। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, उस समय आप नोट करो चीजों को। सेक्शन 80G किसके लिए है? डिडक्शन फॉर डोनेशन। देन सेक्शन 80TTA किसके लिए? डिडक्शन फॉर सेविंग बैंक इंटरेस्ट। उनको 4-5 बार लिखो सिर्फ इस चीज को, तभी ये चीजें आपको याद रहेंगी एग्जाम टाइम तक। तो सेक्शन 80G जो है, ये है डिडक्शन फॉर डोनेशंस। ठीक है, सो this section 80G allows you to claim deduction for donations made to charitable institution, NGOs और certain government fund। तो ये सेक्शन 80G आपको अलाउ करता है कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो if you are paying any donation to charitable institution. Maybe you are paying donation to NGO or any government fund or any charitable institution. So in that particular case, this section 80G allows you to claim deduction. But important thing is that the donation should be made to a registered charitable trust. ठीक है, एक रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट और अप्रूव्ड फंड होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द डिडक्शन, सो यू कैन क्लेम 50% और इवन 100% डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। यार आपको ये तो क्लियर है ना कि डिडक्शन क्या है? स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम पे टू रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम। तो आप डिडक्शन कई तरीके की हो सकती है। सेक्शन 80G हो सकती है, जो कि डोनेशन के लिए है, कि आप किसी कोई आप बिजनेस हो या कंपनी हो और आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो, फंड दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी टोटल इनकम से उस पर्टिकुलर डोनेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी टैक्सेबल इनकम का कम कर सकते हो ताकि आप कम टैक्स पे करो। ये है कहने का मतलब। सो आई होप सेक्शन 80G आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 80TTA। ये जो है, ये है डिडक्शन फॉर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। सो ये डिडक्शन नाम से क्लियर है, दिस डिडक्शन अप्लाइज to the interest earned from a savings bank account. So if you are earning from a savings bank account, if you have a saving bank account in a particular bank account and you are earning some interest from it, तो उस वो भी आप दिखा सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम से और अपने टैक्स पेइंग को कम कर सकते हो। बट मैक्सिमम डिडक्शन अप टू ₹10,000 है फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 years of age। नेक्स्ट इज वेरी पॉपुलर सेक्शन 80C। ये जो है, ये डिडक्शंस है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। So this section allows you to claim deduction on investments made in certain financial instruments। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जहां पर आप ये डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पे। सो यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 lakh पर ईयर अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज section 80GG, deductions for rent paid. So this provides a deduction for individuals who pay rent but they don't receive house rent allowance। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है 80GG कि डिडक्शन है फॉर रेंट पेड। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो बट आपको ये एचआरए जो है, ये बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यही है कि यू आर पेइंग रेंट बट यू डोंट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस। So the eligibility here is that the person should be paying rent and not owning a property in the city that they live in। The city that they are living in,
वहां पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रखी एंड दे आर पेइंग अ रेंट, देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस डिडक्शन, दैट इज सेक्शन 80GG, डिडक्शन फॉर रेंट पेड। ठीक है, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, दिल्ली में आप रेंट पे रह रहे हो और दिल्ली में आपका कोई घर नहीं है, तभी आप इस डिडक्शन के अप्लाई कर रहे हो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो फिर भी आपका घर है तो क्या फायदा, नहीं। सो इफ यू डोंट गेट अ चार्ज एंड पे रेंट, you can claim a deduction under section GG, 80GG, sorry, for the least of rupees 5,000 per month, 25% of your total income, or actual rent paid minus 10% of your income. Next is section 80TTB. So this is the deduction for interest on deposits, और ये specifically है for senior citizens. Section 80TTB किसके लिए है? Deduction for interest on deposits for senior citizen. सो सीनियर सिटीजन्स यानी कि बेसिकली इफ यू आर 60 years और मोर, सो ये सेक्शन अलाउ करता है उन लोगों को to claim a deduction on interest earned from savings account. So if you are 60 or more than 60, so you can claim for deduction uh, on whatever the interest you are earning from savings account, or maybe the fixed deposit or recurring deposit. एलिजिबिलिटी यही है, अगेन इंडिविजुअल 60 या उससे ऊपर का होना चाहिए, एंड द इंटरेस्ट शुड बी अर्न फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक. Last but not the least is section 80 CCD, deduction for contributions to pension scheme. So 80 CCD is all about deduction for contribution to pension scheme. So this section provides a deduction for contribution which is made to pension scheme. If you're making some contribution to pension scheme, so you can claim for this deduction for contribution to pension scheme, section 80 CCD के अंतर्गत. ये जैसे एनपीएस में कर रहे हो, नेशनल पेंशन स्कीम, बाय एन इंडिविजुअल और देयर एम्प्लॉयर. ग्रेट. आई होप आप ये इतने सारे सेक्शन देख के बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे. तो लेट्स अगेन रीड अ ब्यूटीफुल कोट. सो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, ट्रस्ट मी मैंने पढ़ी, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, 1000 स्प्लेंडेड सन्स. इसमें एक एक लड़की थी मारियम, उसकी कहानी है, और उसकी उसकी एक दोस्त जो है वो बनी बाद में लैला, उसके साथ स्टोरी है. तो ये आई थिंक 90s के टाइम की कहानी है, 1970 1980 के आसपास की, जब वॉर चल रही थी बहुत ज़्यादा. आई थिंक काबुल की स्टोरी है मोस्ट प्रोबेबली ये. ठीक है, हाँ काबुल की थी. तो मारियम कहती है, कुछ होगा उस समय इंस्टेंसेस, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, बट व्हेन यू लव समवन, you love them as much as you can. You love them more than you thought you could love anyone, but you never love them enough. I hope ये डीप चीज आप पकड़ पाओगे जब आप 2-3 बार रीड करो, बट सच में बहुत डीप है. ठीक है, खैर आगे चलते हैं. Provisions of set off and carry forward of losses. Set off and carry forward are provisions in the Income Tax Act that allow individuals and businesses to adjust or offset their losses against future income to reduce their taxable income. बेसिकली ये जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है, ये इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हम और आपको, ठीक है, और नॉट सिर्फ हम और आपको, नॉट सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, बल्कि बिजनेसेस, एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस को भी अलाउ करते हैं कि वो जो भी उनको नुकसान होता है, लॉस होता है इनकम में, वो उस लॉस को एडजस्ट या ऑफसेट कर सकते हैं. ठीक है, जो भी उन्हें लॉस हो रहा है, उस लॉस को वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट या ऑफसेट. लॉस यानी कि अरे यार, मान लो मेरे को, मैंने किसी चीज में 50,000 लगाए और मेरे को 30,000 का नुकसान हो गया, तो अब मैं 30,000 को ऑफसेट या क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ या ऑफसेट कर सकता हूँ. ये मैं कहना कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ये प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि दे अलाउ द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लैरिटी रखो कि है क्या. ठीक है, तो ये अलाउ करते हैं बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को टू एडजस्ट और ऑफसेट देयर लॉसेस अगेंस्ट फ्यूचर इनकम टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम. आई होप आपको ये नहीं समझ में आया है, इसलिए अगेन विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये सेट ऑफ लॉसेस क्या है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेट ऑफ लॉसेस. Set off means that if you made a loss in one type of income,
You can use it to reduce the tax on income from another type of income in the same year. अभी भी नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत आसानी से. लेट्स सपोज आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपकी बात कर रहा हूं मैं. आपका एक बिजनेस है लेट्स सपोज, और उसमें लेट्स सपोज आपको 50,000 रुपयों का नुकसान हुआ. एंड लेट्स से यू अर्न अ सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 80,000, और आपकी इनकम जो होती है सैलरी से वो होती है लेट्स सपोज 80,000. तो बिजनेस में आपका लॉस हुआ 50,000 रुपए, और जो आपको सैलरी आती है, जो आप काम करते हो, जॉब करते हो, उससे आपको जो इनकम हुई वो 80,000 रुपए है. तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ये जो सैलरी इनकम है इसको रिड्यूस कर सकते हो बाय रुपीज 50,000, जो कि आपका बिजनेस लॉस है. तो ये जो आपकी टैक्सेबल सैलरी है वो अब 30,000 हो जाएगी. देखा आपने क्या हुआ, यानी कि 30,000 कैसे हुई, 80,000 माइनस 50,000, एंड नाउ यू विल ओनली हैव टू पे टैक्स ऑन दिस स्मॉलर अमाउंट. कितना फायदा हुआ आपको. दैट इज व्हाट द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ लॉसेस. That if you have made a loss, up पढ़ो, that if you have made a loss in one type of income, you can use that to reduce the tax on income from another type of income, but it should be in the same year. Got it? तो कोई बिजनेस में 50,000 का लॉस हुआ और इनकम हुई आपको 80,000 की सैलरी से, तो आप अपनी सैलरी इनकम को रिड्यूस कर सकते हो बाय 50,000, वॉट एवर द बिजनेस लॉसेस, और फिर 30,000 में आप अपने टैक्स को पे कर सकते हो, यानी कि 30,000 विल बी द इनकम वेयर यू विल हैव टू पे टैक्स. नाउ दैट्स व्हाट सेट ऑफ मींस. सेट ऑफ का मतलब ये होता है, अगेन इफ यू रीड इट आपको क्लैरिटी हो जाएगी. देन व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड मींस दैट इफ यू कुडंट यूज योर लॉस, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. बचपन में आप कैरी लेते थे ना, कैरी लेते थे, मम्मी आपसे कराती थी, तो वो कैरी फॉरवर्ड यहां भी है. इनकम टैक्स में भी कैरी फॉरवर्ड है. तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है दैट इफ यू कुडंट यूज योर लॉस टू रिड्यूस टैक्स दिस ईयर, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने लॉस का इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हो टू रिड्यूस टैक्स, ठीक है, तो आप अगले साल कर सकते हो. इस साल आप मे बी इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डिडंट हैव इनफ इनकम टू एडजस्ट इट, बट यू कैन सेव द लॉस एंड यूज इट इन द फ्यूचर ईयर्स टू रिड्यूस योर टैक्स ऑन फ्यूचर इनकम. So that is your carry forward. Let me give you an example. Let's suppose if you have a loss from property of rupees 20,000. So let's suppose you have a loss from property. कितने का, 20,000 का. But no income from property this year. Property से income आपको नहीं हुई, loss ही हुआ है 20,000 का. So what you can do is you can carry forward this 20,000 loss next year. So when you earn income from the property only next year, you can reduce that income by 20,000, and then you can pay tax on the reduced amount. So that is what the provision of carry forward. ठीक है. So I hope this is clear to you कि भाई क्या provision है set off का और carry forward of losses का. That's great. और भी चीजें हैं जो हमें इसके बारे में पढ़नी है. आई थिंक ये सेम ही रिपीट हो गया है. या ओके. अब इसी चीज को, ये जो हमने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इन सम स्पेसिफिक केसेस. So let me just open a notepad here. Notepad, ठीक है. So now we'll try to understand that in some specific cases. Like for example, इसी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को अगर हम कैपिटल लॉस के केस में पढ़ें, लेट मी जस्ट चूज अ पेन. या इसको, अरे यार, एक तो इसमें लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है मेरे को, ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल भी. ठीक है, ये वाला पेन आई थिंक बेटर रहेगा. हाँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स. नेवर माइंड माय राइटिंग हियर, बट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बस. ठीक है, कैपिटल गेन्स में अब हम इसी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले केस को, सिनेरियो को समझेंगे. ठीक है, ऊपर लिख लो कैपिटल गेन्स. अब कैपिटल, एक्चुअली हम कैपिटल गेन के केस में नहीं समझेंगे इसको, कैपिटल लॉस के केस में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा गया है वो कैपिटल लॉस है. तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
और मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल गेन नहीं पूछा जाएगा, कैपिटल लॉस ही पूछा जाएगा। सो हम कैपिटल लॉस पर ही पहले ध्यान देते हैं। कैपिटल लॉस कब होगा आपको खुद बताओ। अब आप ये बोल रहे हो कि मेरे को यही बता दो सर कि कैपिटल लॉस होता क्या है। सो कैपिटल लॉस बेसिकली अकर्स व्हेन यू सेल अ कैपिटल एसेट। यू कैन राइट इट डाउन। व्हेनेवर यू सेल अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मतलब कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, लेट्स सपोज आपने कोई स्टॉक्स बेचे, and you sell that thing at a price which is lower than what you paid for it। आपने खरीदा 50,000 में था, बेचा 30,000 में, तो आपको नुकसान ही हुआ ना, फायदा तो हुआ नहीं। then that is going to be your capital loss। you can write it down। capital loss when you sell a capital asset at a price which is lower than what you paid for it, that is capital loss। तो उस केस में let's try to understand the condition of set off, कि set off कैसे होगा। So there's going to be two cases here again। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का मतलब है कि व्हेन योर एसेट्स आर हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स। तो अगर आपने लेस देन 36 मंथ्स के लिए एसेट्स को हेल्ड करके रखा था, सो उस केस में short term capital loss, it can be set off against short term capital gain during the same year। but in case of long term capital loss, that is when assets are held for more than 36 months, उस केस में it can only be set off against long term capital gain। ठीक है, ये चीज यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, that is when assets are held for less than 36 months, so they can be, you can write it down, they can be set off against short term st, short term के लिए मैं यूज कर रहा हूं कैपिटल गेन, short term capital gain, but the condition is during the same year। so in the same year, got it। and similarly long term capital loss जहां पर एसेट्स को हेल्ड किया गया है फॉर मोर देन 36 मंथ्स, सो दे कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नहीं समझो, तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 50,000 का, 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और लेट्स से 60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सो यू कैन यूज दिस 50,000 रुपीज लॉस टू रिड्यूस दिस 60,000 गेन। सो आपकी टैक्सेबल इनकम अब क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 10,000 हो जाएगी। समझे बात को, मैंने एक पॉइंट क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जहां पर आप एसेट्स को होल्ड करोगे फॉर लेस देन 36 मंथ, you can set off this against short term capital gain but in the same year। similarly long term capital loss जहां पर आप assets को hold कर रहे हो for more than 36 month, you can only be set off against long term capital gain। so example में मैंने आपसे ये बोला कि अगर आप 50,000 is your short term capital loss and short term capital gain आपका 60,000 है, so you can use this 50,000 रुपए का loss to reduce your 60,000 का gain। that's what I'm saying। that makes your taxable income only 10,000। ये सिनेरियो है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये बेसिकली किसका सिनेरियो है, सेट ऑफ का। कैरी फॉरवर्ड के केस में दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम पीरियड है इसका अप टू 80, अप नॉट 80, अप टू 8 years, single 8। सो यू कैन राइट इट डाउन, बोथ short term and long term capital losses can be
can be carried forward. I'm really really sorry for the writing, but context को समझो, वो सब छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए. For up to 8 years to offset future capital gains. किनको ऑफसेट करने के लिए? फ्यूचर कैपिटल गेन्स को. ठीक है? Once again I'm repeating, both short term and long term capital losses can be carried forward for up to 8 years to offset future capital gains. So if you have a capital loss of, let's say, 50,000 this year, and let's say you have no capital gains, only have capital loss 50,000 का, तो आप उसको carry forward कर सकते हो. You can do it for the next 8 years. So you can carry forward this 50,000 का loss to offset any future capital gains for the next 8 years. So concept यही है कि कैपिटल लॉस जो है इसके केस में, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटल लॉस होता क्या है. सो व्हेनेवर यू सेल अ कैपिटल एसेट at a price lower than what you paid for, then it's going to be your capital loss. और set off का सिनेरियो ये है कि short term capital loss को आप set off करते हो against short term capital gain, और long term capital loss को long term capital gains के लिए. और short term या long term सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि जब आप assets को hold कर रहे हो less than 36 months, it's going to be your short term. If you're holding it for more than 36 months, it's going to be your long term. And carry forward का सिनेरियो ये है कि both short term and long term capital losses, they can be carried forward up to 8 years to offset future capital gains. I think this is clear to you. जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. Let's talk about another scenario. Let's suppose दूसरा scenario है loss from house property. Loss from house property. इस केस में आप कैसे सेट ऑफ करोगे और कैरी फॉरवर्ड करोगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Loss from house property. Acha, loss from house property arises whenever your expenses on the house, like it can be mortgage interest या जो भी property taxes है, वो जब बहुत बढ़ जाते हैं, then the rental income that you earn from it. ठीक है, तो rental income, let's suppose you get 20,000 और expenses on the house are 25,000 or 30,000, तब आपको लॉस हो रहा है from the house property. तो इस केस में how you gonna set off? So loss from house property can only be set off against income from house property in the same year. सबसे पहले तो ये ध्यान रखो. तो जो भी आपको लॉस हो रहा है from house property, हाउस प्रॉपर्टी से जो भी लॉस हो रहा है उसको आप सेट ऑफ किससे करोगे? सबसे पहले ये बताओ, किससे करोगे आप उसको सेट ऑफ? आप उसको सेट ऑफ करोगे अगेंस्ट वॉट एवर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर है? एंड दैट शुड बी इन द सेम ईयर. Clear? So loss from house property, it can be only set off against income from house property in the same year. So if you have other sources of income, it can be salary, business income, तो वहां पर आप नहीं कर सकते set off in case of house property. ठीक है? You can only do that set off thing with the income from house property. It's a very important thing. So let's suppose you, if you have a loss of 30,000, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर आप मान लो आपको 30,000 का लॉस हो रहा है from house property, यानी कि बेसिकली आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं than the rent income that you get from the home. So if you have income from another house property, let's suppose of rupees 50,000, दूसरी house property आपकी 50,000 वहां से आपको इनकम हो रही है, तब आप you can set off 30,000 loss, लिविंग ओनली 20,000 एज टैक्सेबल इनकम. बट अगर आपको कोई और इनकम हो रही होती, लेट्स सपोज आपकी सैलरी आ रही है, बिजनेस इनकम दूसरी हो रही है, वहां पर आप ये सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. तो ये सेट ऑफ सिर्फ यू कैन डू इट अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इफ दैट इज क्लियर टू यू. एंड इफ यू कांट सेट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लॉस इन द करंट ईयर, तब आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे. ठीक है? एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस फॉर अप टू 8 years हियर ऑल्सो एंड सेट इट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर हाउस प्रॉपर्टी इनकम. क्लियर? ग्रेट. तो आई होप मैंने सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, इन चीजों को अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो कैपिटल लॉस के केस में इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स. पर दो चीजें हैं शॉर्ट टर्म. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं. तो सबसे पहला हमने पढ़ा कैपिटल लॉस.
तो कैपिटल लॉस के केस में क्या है? इट कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल लॉस को आप कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। और फिर वो फर्दर शॉर्ट टर्म अगेंस्ट शॉर्ट, तो कैसे होगा? बेसिकली शॉर्ट टर्म अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। और दूसरी बात कि इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अप टू 8 years। अप टू 8 years आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी की केस में इट कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो यहां पर आप सिर्फ इसको सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई अगर दूसरी इनकम है उससे आप नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। अगेन इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। ठीक है। तीसरा एक और सिनेरियो अगर मैं लूं, लॉस फ्रॉम ओनिंग रेस हॉर्सेस। आपने रेस हॉर्सेस को ओन कर रखा है, उससे आपको लॉस हो रहा है, उसको आप कैसे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? सो अगेन इट कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, उसी से सेट ऑफ कर सकते हो आप। सो यहां पर भी जो सेट ऑफ होगा वो किनसे होगा, किनके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये रेस हॉर्सेस लिखा है। ठीक है, उसी से आप कर सकते हो। और इस केस में जो कैरी फॉरवर्ड करने वाली कंडीशन है, ये कैरी फॉरवर्ड इसी के अगेंस्ट आप इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस अप टू 4 years तक आप कर सकते हो। तो अप टू 4 years you can do that. So I hope this makes the concept clearer for you, क्या सेट ऑफ का और कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट है। सो लेट्स मूव आगे और हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैपिटल एसेट की, कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है। So a capital asset is any property or it is any property or asset that is owned by an individual or business and is used for investment, business or personal purposes. कैपिटल एसेट कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट बोलो जो कि कोई इंडिविजुअल ओन करके रखता है या बिजनेस ओन करके रखता है, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट या मे बी बिजनेस और मे बी पर्सनल पर्पस। सिंपल टर्म्स में इट्स समथिंग वैल्यूएबल दैट यू ओन एंड यू प्लान टू कीप फॉर अ लॉन्गर टाइम rather than you are selling it quickly for a short term profit. That is your capital asset. तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी में, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई प्लॉट खरीद दिया हाईवे के पास का, दैट्स गोना बी योर कैपिटल एसेट। यू ओन समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल एंड यू आर प्लानिंग टू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मे बी यू आर डूइंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, मे बी यू आर डूइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट, आपने कोई फैक्ट्री सेटअप कर ली और समथिंग लाइक दैट। So rather than selling it quickly for short term profit, you are keeping it for longer time. So again, this includes so many, which can be real estate, it includes investments, which further includes, it can be your stocks, it can be your bonds, it can be mutual funds, vehicles, business assets, etc. These are all your capital assets. Now let's talk about how it is computed in the case of the transfer of long term and short term capital asset. So let's talk about one by one each of these steps, that how you're going to calculate in the case of transfer of long term and then in the case of short term capital asset. So let's talk about first the short term assets. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आर एसेट्स दैट आर हेल्ड, अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की अभी हम बात कर रहे थे, ऐसे एसेट्स व्हिच यू आर होल्डिंग फॉर लेस देन 36 months, and it is 24 months for immovable properties like land or building. So if you are holding any asset for less than 36 month, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा हमें? जब आप ट्रांसफर करोगे इनका, और ट्रांसफर से यहां पर मेरा सिंपली कहने का मतलब है सेल करोगे। तो जब आप इन एसेट्स को जो आपने रखे हैं फॉर लेस देन 36 मंथ्स, जब आप इनको बेच देते हो इसी अंतराल में, then that's going to be your short term capital gain. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू कीप इट क्लियर।
अपने माइंड में बसाने के लिए यू हैव टू राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन, क्योंकि क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव है, पूछा जा सकता है, एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला आल्सो सिमिलरली फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो जो भी सेल प्राइस है, सेल प्राइस का मतलब द अमाउंट फॉर विच आपने एसेट को बेचा है, दैट इज गोना बी योर सेल प्राइस। जब आप उसमें से माइनस कर देते हो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, which is basically the amount you originally paid to acquire the asset plus cost of improvement जो भी आपने spend किया है improve या enhance करने के लिए उस अंतराल में, then the expenses on transfer जो भी transaction cost लगी है, brokerage fees लगी है वो, तो इन तीनों को प्लस करके सेल प्राइस यानी कि जिस प्राइस में आपने एसेट को बेचा है उससे जब आप माइनस कर देते हो, then that's going to be your short term capital gain, which is quite simple also. ठीक है? Similarly, let's talk about long term capital asset. Obviously, if you're holding it for more than 36 months, again 24 months for immovable property like land or buildings, and long term capital gain is arises from when you sell these assets, these long term capital asset. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑन transfer. But scenario here is that if the asset quality is for indexation, यानी कि except equity shares and equity mutual fund उनको अगर हटा दे, तो if the asset quality if the asset qualifies, I'm really sorry मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, if the asset qualifies for indexation, in that particular case you can adjust the cost of acquisition and cost of improvement using the cost inflation index to account for inflation. ये चीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल क्योंकि फिर यहाँ पर मेरे को आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी. सो ये आपको याद करनी पड़ेगी ये चीज कि अगर एसेट क्वालिफाई करता है फॉर इंडेक्सेशन, जिसमें दो एक्सेप्शन है आपके, इक्विटी शेयर एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यूजिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. ठीक है? सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर आपको निकालनी पड़ेगी. उसका फॉर्मूला ये लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनटू cost inflation index of the year of sale divided by cost inflation index of the year of purchase. That's how you have to find the indexed cost of acquisition. And similarly, index cost of improvement के लिए cost of improvement into cost inflation index of the year of the sale divided by cost inflation index of the year of improvement. That's how you can find the index cost of improvement. Okay, I'm not going into much detail here in explaining all of these concepts again because it's getting out of syllabus, but also ये चीजें पूछी गई हैं so बताना जरूरी था. ठीक है? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है ये, क्लबिंग प्रोविजन बताओ इन केस ऑफ स्पाउस. सो when you, let's suppose you are a taxpayer, like तो आप मान लो कि आप जो है आप टैक्स पे करते हो and you give some of your assets like you it can be property or something like money or stocks. Let's suppose you give it to your spouse. ठीक है, आपने अपनी वाइफ को दे दिया let's suppose ये assets, या आपने हस्बैंड को दे दिया let's suppose in future like property, money or stock. So in that case, the income that your spouse earn from those assets, क्या आप सोचते हो कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, it can be added to your income for tax purpose and that is what the clubbing of income is. ठीक है? So when you give some of your assets to your spouse, the income that your spouse earn from those assets, that can be added to your income for tax purposes. And that is what the clubbing of income is. ठीक है? एग्जाम्पल के लिए इस चीज को मैं बताता हूँ. लेट्स सपोज अ हस्बैंड गिव्स ₹1 लाख स्टॉक्स टू हिज वाइफ. लेट्स सपोज किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 1 लाख के स्टॉक्स दिए. द वाइफ सेल्स दोज स्टॉक्स एंड लेट्स सपोज earns 10,000 as income, from the sale. So as per this clubbing provision,
that 10,000 income, it will be added to the husband's income only for the tax purposes, even though the wife has earned it. But no, that's what the clubbing provision in case of a spouse is, that even if you have transferred it to your wife and your wife has earned it, that income that your wife earned will be added to your income, and the tax is going to be calculated in it. That's what the clubbing provision is. It is clubbed with that income. So income tax act does this to prevent people, so that वो इस तरीके की चीज ना कर पाए कि वो अपने ट्रांसफर कर लें एसेट्स को, टैक्स देने से बच जाएं. So income tax act does this to prevent people from transferring their assets to others like a spouse just to avoid paying taxes. So if you transfer assets to your spouse and they earn income from it, the income is still counted as yours for tax purposes. That's what the clubbing provision is in case of spouse. आई होप मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है. ओके, ग्रेट. लेट्स मूव आगे. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ the more some of more provisions like section 44AD, section 44ADA, section 44AE. Let's talk about this specifically. We are talking about these provision under profit and gains of business or profession. So let's talk about section 44AD now. Section 44AD is about presumptive taxation for small businesses. So this section applies to resident individuals, Hindu undivided families, and small firms engaged in business and having gross receipts of up to rupees 2 crores. So ये जो presumptive taxation है, ये basically जो section 44AD है, this is presumptive taxation for small businesses. ये small businesses के लिए presumptive taxation है. तो बेसिकली ये सेक्शन 44AD ये अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, या जो ये एचयूएफ में आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, या जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं एलएलपीज को छोड़ के, which engaged in business other than a profession and they have gross receipts or income up to rupees, let's suppose turnover of 2 crores. So यहाँ पर income is presumed to be 8% or let's say 6% if payments are digital of the total turnover. So यहाँ पर एक डिटेल्ड अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती, अनलाइक बिग कंपनीज और एमएनसीज, और ऑडिट्स की जरूरत नहीं होती. So if your business qualifies under this section 44AD, you don't have to maintain these detailed books of accounts or get them audited. So if a small business, let's say a shop, has rupees 50 lakh in turnover, so presumed income would be 8% of 50 lakh, that is 4 lakh. Or in that particular case, there is no need for detailed account or audits. Okay? And the business also don't need to maintain these detailed books of account for government to audit. Next is section 44ADA. It is also for presumptive taxation, but it is for professional, for small professional. So this again applies to resident individual, Hindu undivided families, and small firms engaged in professions like it can be doctors, lawyers, architects, and maybe they have gross receipts up to rupees 50 lakh. So if your profession qualifies under this section, again you don't need to maintain detailed books of accounts. So the presumed income is 50% of your gross receipts or fees from the profession. Last but not the least is section 44AE, which is presumptive taxation for goods carriage business, transport businesses जो होते हैं. So this section is again for individuals, HUFs and firms, excluding LLPs, engaged in business of carrying goods by road, जैसे trucks operators हो गए, and who own up to 10 good carriages at any time during the year. Condition ये है कि they should own up to 10 goods carriage at any time during the year. So if you qualify under this section 44AE, you can declare presumed income from each vehicle owned by you regardless of actual income. So presumed income आप दिखा सकते हो. It's a fixed amount of 7,500 per month per vehicle. That is rupees 90,000 annually for each good carrier. So these are some of the provisions under profit and gains of business: 44AD, 44ADA, and 44AE. Now I have this task for you. इतना करने के बाद you have to do these two questions as well. इनके भी आने के पूरे chances हैं, but now you have to do these questions on your own.
क्योंकि जितना मैंने आपको बता दिया दैट इज़ इनफ। ये आप कर लोगे 2 क्वेश्चन और तो सब कुछ हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हो एग्ज़ाम में। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी करके जाओ, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आई वुड सजेस्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी सजेस्ट किया था, कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, फ़ॉर्मूलाज़ अच्छे से लिखो और ये जितना थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया है उतना उतना अच्छी तरीके से तैयार करो। और ये 2 क्वेश्चन भी, हाउ इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी एंड एचयूएफ डिटरमाइंड, and another is explain the computation of following in case of income from salary if 11 BAC is not opted for, so rent free accommodation, free use of car, commuted pension। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। आइए तो मुझे ज़रूर बताना, मेरा गला थक गया और आई एम श्योर आप भी थक गए होगे, तो आप थोड़ा-सा ब्रेक लो, ठीक है? और ब्रेक लेने के बाद फिर से चीज़ों को रिवाइज़ करो, अच्छे से करो और बड़े ही करोगे, आई एम श्योर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड yeah, we'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.